हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड के जीएस के एनालिसिस करने वाले हैं। एंड ये जो एनालिसिस है वो 30 और 31 मार्च के जो ऑलिव बोर्ड हुआ था उसकी एनालिसिस है। इस हफ्ते मतलब जो अभी हाल ही में हुआ है 6 और 7 अप्रैल का ऑलिव बोर्ड, उसके एनालिसिस हम लोग इस वीक में ही दे देंगे। बट थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज थोड़ा हम बिज़ी थे पर्सनल स्टफ में। आई होप आप समझ जाएंगे। एंड बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी। तो ये स्टैब्लिश 1806 में हुई थी। एंड इसको किस नाम से जानते थे हम लोग? ये 1806 में हुई थी। इसको हम लोग बोलते थे बैंक ऑफ कैलकाटा। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक थी। एंड इसी को बाद में ही रीनेम कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल में, जो कि 1809 में बैंक ऑफ बंगाल नाम से इसको रीनेम कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी। तो ये 1806 में स्टैब्लिश हुई थी, बैंक ऑफ कैलकाटा बोलते थे इसको। एंड बाद में इसका नामकरण कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ग्रेन है, यानी जो ग्रेन जो भी हम लोग ग्रेन यूज़ करते हैं, सबसे पहला जो ग्रेन है जो ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया गया है, दैट वाज बार्ले। ठीक, यानी बार्ले को हिंदी में हम लोग जौ बोलते हैं। सबसे पहला अनाज जो इंसानों ने यूज़ किया है, ह्यूमंस ने यूज़ किया है, दैट इज़ नोन एज जौ, बार्ले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डांस से रिलेटेड है कि हुरका बॉल डांस कब परफॉर्म किया जाता है। तो ये परफॉर्म किया जाता है जब पैडी की कल्टीवेशन, यानी जब पैडी को धान बोलते हैं, धान या चावल, जब चावल की खेती होती है तब ये पर्टिकुलर डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जनरली ये जो डांस फॉर्म है ये रिलेटेड किस स्टेट से है? ये रिलेटेड जनरली उत्तराखंड से है। तो हम लोग उत्तराखंड के एक कम्युनिटी में ही ये डांस परफॉर्मेंस होती है। जब चावल की खेती होती है तब वहीं पे ये डांस होता है। ठीक, अब रिसेंटली हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 124। ठीक, 124 इंडिया की रैंकिंग थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में 2024 में। रैंकिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंस में आजकल पूछने लगा है कि स्टेटमेंट वाइज कि इंडिया की रैंक कितनी थी, सही है कि गलत है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द रैंकिंग्स, मेजर रैंकिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक है रायसीना डायलॉग के ऊपर। सबसे पहले तो रायसीना जो डायलॉग है वो स्टार्ट कब हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 2016 में। 2016 से लेकर स्टार्ट हुआ था और 2024 में 9वां संस्करण था। तो इस साल इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम रखी गई थी चतुरंगा, यानी 4 टॉपिक्स पे, यानी कन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, तो रायसीना क्या डिस्कस किया हम लोग ने कि 2016 में इसको एक तरीके से इमर्ज किया गया था, इनिशिएट किया गया था। एंड रायसीना हिल्स हैं जो कि नई दिल्ली में, और यहीं पे रायसीना हिल्स पे हमारा राष्ट्रपति भवन है वो सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली ये डायलॉग में एक तरीके से कॉन्फ्रेंस होता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो भी होने हैं इंडिया में उसके बारे में डिस्कशन टाइप का एक कॉन्फ्रेंस होता है। खैर इंपॉर्टेंट यही है कि इस साल इसकी थीम क्या थी? चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक, और ये 9वां संस्करण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब ये इमर्ज हुआ था? 2016 में इमर्ज हुआ था। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है गिरजा देवी के बारे में। तो गिरजा देवी जी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं इनको। एंड इनके बारे में ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है कि इनको कब कौन सा अवार्ड मिला था। जैसे इनको 1972 में पद्म श्री से नवाजा गया था, 1989 में पद्म भूषण दिया गया था और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं। कि पूछता है क्वेश्चन कि जो ठुमरी होता है क्वीन ऑफ ठुमरी किन को बोलते हैं? तो ये गिरजा देवी जी को बोलते हैं। और ये जो ठुमरी ये फोक डांस है जो कि हमारे यूपी का ही, हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक फोक डांस है। एंड ईयर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पूछता है कि कब इनको पद्म श्री मिला था। ऐसे पूछ लेगा कि गिरजा देवी हु इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्वीन ऑफ ठुमरी हैज़ अवॉर्डेड विद पद्म श्री ऑन विच ईयर। तो कब मिला था इनको? 1972 में पद्म श्री मिला था, 89 में इनको भूषण मिला था एंड 2016 में इनको विभूषण मिला था। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शीतल देवी की जो स्पोर्ट से संबंधित हैं, पैरा एथलीट हैं और ये संबंधित किससे हैं? आर्चरी से संबंधित हैं। ठीक, एंड
नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट है रेसलिंग के ऊपर कि फ्री स्टाइल रेसलिंग बाउट जो है वो 2 हिस्सों में 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है 3 मिनट ईच, मतलब एक पीरियड 3 मिनट का है तो 2 पीरियड 6 मिनट के होंगे। फ्री स्टाइल रेसलिंग बाउट, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये टॉपिक ये देख लीजिएगा कि ये क्या है, कि 2 पीरियड में डिवाइड किया गया था 3 मिनट्स ईच। ठीक है, अब जीएसटी पे आते हैं। अब ओके, सो जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, गुड सर्विस टैक्सेस। सो इसका सबसे पहले तो अमेंडमेंट देखते हैं। इसका जो अमेंडमेंट था वो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें से जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? इसका जो आर्टिकल है दैट इज़ 279A1, ये इसका आर्टिकल है, एंड 101 इसका अमेंडमेंट है। कौन से अमेंडमेंट में ये आया था? ठीक है, एंड ये कब फोर्स हुआ था, मतलब कब ये हमारे एक तरीके से अफेक्ट में आया था? वो 2016 में आया था। ठीक है, और इशू भी 2016 में किया गया था, इफेक्शन भी इसका 2016 में हुआ था। ठीक है, 2016 में एक तरीके से पूरी तरीके से क्या आ चुका था। ठीक, सो इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें जीएसटी में कि ये डेस्टिनेशन, अब इसमें जो ऑलिव बोर्ड में जो क्वेश्चन था कि इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, एंड ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, एंड 101वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। आर्टिकल्स रिलेटेड है 279A1, एंड 2016 में एक तरीके से पूरी तरीके से इफेक्ट में आया था। ठीक, तो ये जीएसटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो इतना ही था इस पेज में, ये है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मियम के बारे में था कि ऑस्मियम क्या है। तो ऑस्मियम जो है, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो स्मिथसन टेनेंट ने करी थी। कैसे करी थी? इन्होंने क्या किया था, इम्प्योर सैंपल ऑफ प्लैटिनम को एक्वा रीजिया में एक तरीके से डिज़ोल्व कर दिया था, तो एक नया एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक नंबर जो है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है 76 है। इसका एटॉमिक नंबर 76 है, इसको नाम दिया गया ऑस्मियम। ठीक है, स्मिथसन टेनेंट ने डिस्कवर किया था। इन्होंने एक प्लैटिनम का इम्प्योर सैंपल लिया, उसको एक्वा रीजिया में डिज़ोल्व किया। ठीक है, फिर उससे बना इनको एक नया इनको कंपाउंड या एलिमेंट मिला, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 76 रखा, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मियम। ठीक, अब ये है कि इसी से एक नया टॉपिक निकल आया है, एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया एक तरीके से मिक्सचर होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl का, यानी ये HNO3 प्लस HCl का ये मिश्रण होता है। अब किस रेशियो में होता है, मतलब किस मोलर रेशियो में इनका मिश्रण होता है? तो HNO3 का 1 मोल और 3 HCl, ये है एक्वा रीजिया। एक तरीके से ये इस एसिड का मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ HCl। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जैसे HNO3 है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कम लिया है, और जो इससे कंपेरिजन जो वीक एसिड है, यानी HNO3 के कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा वीक एसिड है, हालांकि है ये भी स्ट्रॉन्ग, बट कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा वीक है। देन इसका 3 पार्ट लिया है, तो 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl मिलकर एक्वा रीजिया बनाता है। तो ऑस्मियम की डिस्कवरी करी किसने थी? स्मिथसन टेनेंट जी ने करी थी। ये कैसे करी थी इन्होंने इम्प्योर सैंपल ऑफ प्लैटिनम का एक इम्प्योर सैंपल लिया, उसको इन्होंने एक्वा रीजिया में डिज़ोल्व कर दिया, फिर एक नया एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक नंबर 76 रखा गया, एंड उसका नाम जो दिया गया वो दिया गया ऑस्मियम। ठीक है, तो ये था ऑस्मियम के बारे में। तो और इसका जो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एटॉमिक मास 76 तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका है कुछ 190 इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एटॉमिक मास कितना है। स्मिथसन टेनेंट ने डिस्कवर किया था, इम्प्योर सैंपल ऑफ प्लैटिनम एक्वा रीजिया मिक्स किया था। एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl है। ठीक, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज़ कि आर अश्विन जो है, रविचंद्रन अश्विन, ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट हिस्ट्री। टेस्ट हिस्ट्री में 500 विकेट लेने वाले दूसरे इंडियन बन गए। तो यहीं से आता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन जो थे वो कौन थे? फर्स्ट जो थे वो अनिल कुंबले जी थे, इन्होंने 500 विकेट टेस्ट हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ ये कुछ पॉलीमर दिया गया था, मतलब ये पॉलीमर्स दिए गए थे
पेपर में, एंड हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो बेकेलाइट आएगा, सब बेकेलाइट से कम होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन से पॉलीमाइड एंड देन ब्यूनाएस। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, बिकॉज अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ें। हाँ, जो जिनको ये पता है कि बेकेलाइट, पॉलीथीन एंड पॉलीमाइड एंड ब्यूनाइस दीज आर टाइप ऑफ पॉलीमर्स, एंड इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बेकेलाइट सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, एंड देन पॉलीथीन के पास होता है, एंड देन पॉलीअमाइड, एंड देन ब्यूनाइस। ठीक है, देन कम्स टू द कैबिनेट मिशन के बारे में था कि फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन के फीचर्स क्या थे। इसके फीचर्स कुछ ये थे कि प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कराई गई थी, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार की फॉर्मेशन हुई थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब इंटरिम क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी सरकार टाइप की बनानी थी, तो वो हुआ था। एंड प्रिंसली स्टेट शुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड रेजिडरी पावर्स, जो भी प्रिंसली स्टेट है वो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी रेजिडरी पावर्स हैं उसको एकदम रिटेन करके रखेंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे। ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज ही आया था पेपर में, तो आपको बताना था ऑल करेक्ट, 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट। सो ये इसके स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईएनसी के प्रेसिडेंट्स। 1940 से लेकर 1948 के बीच में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई थी, सेशन हुआ है, उसके प्रेसिडेंट्स कौन कौन से। 1940 में जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, एंड सेशन कहाँ हुआ था, ये सेशन हुआ था रामगढ़ में। ठीक, 1940 से 1946, एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी के। बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा टाइम तक, टेन्योर तक इन्होंने सर्व किया है आईएनसी को, प्रेसिडेंटशिप को सर्व किया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ में इनकी कांग्रेस का सेशन हुआ था। नेक्स्ट है 1946 में, अब इन्होंने 1940 से 46 या राज किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी जी ने मेरठ से, मेरठ में आईएनसी का इसका उस मेरठ में हुई थी ये। सो आचार्य जेबी कृपलानी जी मेरठ से। ठीक है, एंड ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो ये पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस जब भारत आज़ाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो आचार्य जेबी कृपलानी जी थे उस टाइम पे। फिर जब आज़ाद हो चुका तो 1948 में, जो कि जयपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसके जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो पत्ताभी सीतारमैया जी थे। तो ये पूछेगा कि इंडिपेंडेंस के पहला सेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे पत्ताभी सीतारमैया। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक किया, यानी 6 साल, एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी के बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड रामगढ़ में इनका कांग्रेस सेशन था। देन 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी जी मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरठ के कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पे। उस इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो थे वो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, एंड पत्ताभी सीतारमैया जो थे वो जयपुर में सेशन हुआ था 1948 में, और ये पहला सेशन था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, एंड एक कमेटी बनाई गई थी, जीवीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल कमेटी। वो किस लिए बनाई गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लेकर बनाई गई थी। ठीक, सेन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेजिटेशन और फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये मैप है, एंड आप इसकी कोडिंग देख सकते हैं। कोडिंग मेंशन्ड है कि रेड कलर में वेट डेसिडस है, ग्रीन इज़ ड्राई डेसिडस, और जो ब्लू कलर से जो लीव्स निकली हैं दैट इज़ एवरग्रीन, एंड ऐसे वाले जो हैं दैट इज़ थॉर्न है। ये माउंटेनियस का एक कोनीफेरस टाइप का बना है, क्रिसमस ट्री टाइप का, मैंग्रोव का अलग से नोटेशन टाइप का है। सो हम लोग जल्दी से देखते हैं इसमें। ठीक, तो ये है कि अब ये जो रेड हिस्सा है सबसे ज़्यादा ये रेड है। अब रेड वाला जो हिस्सा वो क्या है, वेट डेसिडुअस है। वेट डेसिडुअस कितना परसेंट है, वेट डेसिडुअस है 41.8%। ठीक, एंड देन उसके बाद ड्राई डेसिडुअस कितना हिस्सा है, ड्राई डेसिडुअस है 19.7%।
ठीक। एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट बस यही दो था कि जो सबसे ज़्यादा मेजर जो पार्ट है वेट डेसिडुअस है, इंडिया में वेट डेसिडुअस टाइप का वेजिटेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ 41.8%। उसके बाद ड्राई डेसिडुअस है, दैट इज़ 19.7%। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेजर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड इंडिया में, 1906 में बना था देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में, जिसको सबसे बड़ा दून भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देहरादून में है इंडिया का सबसे पहला कह सकते हो फॉरेस्ट रिसर्च, और मेजर यहीं है तो वैसे बहुत जगह, बट मेजर जो है वो देहरादून में है। ठीक है। सो मैंग्रोव और ये जो इलाका है यहाँ पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के वहाँ पे मैंग्रोव एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट वेजिटेशन का चार्ट है, तो आप इससे देख सकते हैं कि इससे ये देख सकते हैं, जैसे कोई भी पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछ लिया कि नॉर्मली हम लोग जम्मू कश्मीर में कौन से टाइप का वेजिटेशन देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में अब आप देख सकते हैं माउंटेन है तो माउंटेनियस देखेंगे। अब अगर पूछ लिया कि यूपी में कौन सा देखेंगे, तो यूपी में क्या आधा हिस्सा तो वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस, तो डेसिडुअस टाइप का वेजिटेशन देखेंगे। अगर मान लीजिए उसने पूछ लिया राजस्थान में, तो राजस्थान में कैसा थॉर्न और एरिड वेजिटेशन है। ठीक है। एंड उसने अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गोवा में कैसा वेजिटेशन है, तो गोवा में कैसा वेजिटेशन है, एवरग्रीन है। आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स के साइड में, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, तो यहाँ पे एवरग्रीन है, पानी ज़्यादा गिरेगा, ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन होएगी। ठीक। सो ऐसे आप इस मैप्स के थ्रू कोई भी स्टेट का पकड़ के ले सकते हैं। अब जैसे इस तरफ देखें तो जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में है, नागालैंड मिज़ोरम साइड में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत यहाँ पे जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है वो एवरग्रीन है। ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंग्रोव, अब ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी स्टेट का इस मैप के थ्रू आराम से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में किस टाइप की वेजिटेशन होगी। नोटेशन आपको दिया गया है एंड आप इससे देख सकते हो, मतलब समझ भी सकते हैं कि कौन सा, अगर आपको कोई भी स्टेट का जानना हो तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट है नर्मदा और तापी के बारे में, कि नर्मदा और तापी की एक तरीके से निकलती कहाँ से है और इनका जो ओरिजिन कहाँ से होता है और ये कहाँ पे जाके अपना डाउनफॉल करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो नर्मदा रिवर के बारे में देखते हैं कि नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से राइज़ होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से राइज़ होती है, और ये जाके गिरती कहाँ पे है, गल्फ़ ऑफ खंबत में, अरेबियन सी गल्फ़ ऑफ खंबत में। ठीक। तो इसमें ये था कि ये कहाँ से फ़्लो होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से फ़्लो होएगी और गिरेगी कहाँ जाके, गिरेगी जाके गल्फ़ ऑफ खंबात में। ठीक। और ये जो है वो सबसे लंबी एक तरीके से वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ये जो है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की डायरेक्शन में चल सबसे लंबी और इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है, नर्मदा की बात कर रहे हैं। और ये सबसे लंबी सबसे लंबी है ईस्ट से वेस्ट जाने वाली नदी, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसको फॉलो कौन सी करती है, इसको फॉलो करती है ताप्ती नदी। अभी जो ताप्ती नदी है ये रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो रिफ्ट वैली क्या होता है, रिफ्ट वैली से हमें क्या बनता है, जैसे हम ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, एस्ट्रीज बनाती हैं। ठीक। तो जो ताप्ती है वो बेतुल प्लेट्यू से निकलती है और ये भी जाके गल्फ़ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ठीक है। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। नर्मदा जो है विंध्या रेंजेस पे रिलेट करेंगे आप, और ताप्ती को सतपुरा रेंजेस से। ठीक। और नर्मदा में ही एक डैम बना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर डैम बोलते हैं। ठीक। ये नर्मदा और तापी के बारे में है। रिफ्ट वैली में दोनों फ्लो करती हैं। ठीक है। ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती, रिफ्ट वैली में डेल्टा नहीं बनता है, क्या बनता है, एस्ट्रीज बनते हैं। ठीक। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गिरती कहाँ पे, गल्फ़ ऑफ खंबात में जाके ड्रेन करेगी। तापी जो है बेतुल प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और जाके गिरती कहाँ पे, ये भी गल्फ़ ऑफ खंबत में। और ये नर्मदा जो है सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी ईस्ट से वेस्ट जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में, एंड उसको फॉलो कौन सी करती है नदी, ताप्ती नदी करती है। ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल नॉर्मली हम लोग ये पहले भी एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें क्विक रिविजन करेंगे। सबसे पहले कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। एंड अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, अब मैं जल्दी से इम्पॉर्टेंट पे आती हूँ कि जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग से ये एल्कली मेटल और हम एल्कली अर्थ मेटल्स में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो अल्कली मेटल्स हैं दैट इज़ कम्स अंडर ग्रुप 1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ग्रुप 2 में आते हैं। ठीक है। तो कैसे, अब
अब इसको अगर आपने कोई ट्रिक से याद किया हो तो आप अच्छे से मतलब बेटर जानते होंगे, तो मैंने ऐसे याद किया था। सो ऐसे किया था कि ह लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, ह से ही हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, क से ने की या क से पोटेशियम, रब आर बी से रुबीडियम, देन से सी एस से होता है आपका सीजियम, एंड देन फरियाद फ्रांसियम इज़ एफ आर। तो हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 का है, दैट इज़ नोन एज अल्कलाई मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को ऐसे याद किया था कि बेमग कसरबरा। बेमग कसरबरा यानी बेमग यानी बे से बेरिलियम, मग Mg से मैग्नीशियम, क कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, सर बेमग कसरबरा, सर से स्ट्रॉन्शियम, देन Ba से बेरियम, एंड देन Ra से रेडियम। तो ये इंपॉर्टेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बिकॉज ये पूछता है अल्कलाई मेटल्स और अर्थ मेटल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रुप 1 इज़ अल्कलाई मेटल्स, जो पहले आएगा अल्कलाई मेटल्स और बाद में आएगा उसमें एक अर्थ और ऐड कर दो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली बोलते हैं। एक और ग्रुप 14 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फॉर्म फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 को बोलते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जैसे चैल्कोजेंस पूछ लेता है, ग्रुप 16 नहीं पूछेगा, पूछेगा चैल्कोजेंस कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप 16 चैल्कोजेंस को ऑक्सीजन फैमिली यानी ग्रुप 16 में आते हैं। ठीक है, अब जो ग्रुप 17 है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, को हैलोजेंस बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल के एक तरीके से। और सबसे ये तो सबको ही पता है, ग्रुप 18 जो है दैट इज़ नोबल गैसेस डिनोट करता है, तो दैट इज़ नोबल गैसेस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कि अब एसएससी पूछने लगा है, क्योंकि ये सबसे नेग्लेक्टेड होता था। हम लोग सोचते थे अरे ये तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर्स इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अब ये कोई भी पूछ लेता है रैंडमली, जैसे शायद 2022 के मेंस में इसने आइंस्टीनियम के बारे में पूछ लिया था कि 99 नंबर जो है वो, मतलब ऐसे ही पूछा था कि एटॉमिक, मतलब इसका एटॉमिक नंबर बताना था आइंस्टीनियम का, तो वो 99 था। ठीक है, ऐसे मेंडेलिवियम पूछ लिया था इसने कि मेंडेलिवियन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 101 है। तो अब हमको कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा रोमांटिक होइए एंड उसकी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइट से। सो ऐसे याद करेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम से समाईं। ठीक है, अब जब प्रेम से समा गई तो यूं ही गुदगुदाई, गुदगुदी तो मचेगी। अब प्रेम है आपके अंदर, प्रेम से समा गया है कोई इंसान, कोई छवि आपके अंदर प्रेम से बिल्कुल सम चुकी है, तो आप गुदगुदाएंगे, यूं ही गुदगुदाएं। तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुटा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, सीने पर, सीने पर, सीने पर नदियाँ प्रेम से यूं गुदगुदाईं, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुटा दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे याद कर सकते हैं आप। मैंने भी ये कहीं से याद करी थी, यूट्यूब से ही, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि सीने पर नदियाँ प्रेम से समाईं, यूं गुदगुदाईं, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुटाया। ठीक है, तो ऐसे आप इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपसे एटॉमिक, मतलब ये पूछेगा ही आपसे, बिकॉज कुछ भी पूछ सकता है आप, तो जैसे कि 61 मॉलिकुलर नंबर जो है, एटॉमिक नंबर है, उससे वो किस कंपाउंड, वो किस एलिमेंट का है, तो पूछ सकता है ये। ठीक है, तो सीने, अगेन फिर से, सीने पर नदियाँ प्रेम से समाईं, यूँ गुदगुदाईं, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूँ लुटाई। तो एक्टिनाइट सीरीज़ को याद करने की ट्रिक ये है कुछ, कि ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, फिर कैलिफोर्निया में आइंस्टीन, फर्मियम और मेंडलीव नोबेल प्राइज़ लेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या किया था, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन, फर्मियम और मेंडलीव नोबेल प्राइज़ लेंगे।
ठीक है। तो ये भी ट्रिक मैंने यूट्यूब से ही याद करी थी, तो मुझे सोर्स तो एग्जैक्टली नहीं पता किससे याद देखी थी, बट उसी से ही मैंने ये ट्रिक है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को याद करने की ये ट्रिक है। लैंथेनाइड सीरीज़ 58 से 71 एंड एक्टिनाइड सीरीज़ 90 से 103, ठीक है। तो ये है पीरियोडिक टेबल का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऐसे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम लोग सिर्फ यही कुछ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत रिपीटेड है और बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सिखिज़्म और उनके 10 गुरु, ठीक है। सबसे पहले तो सिखिज़्म जो है, जो सिखिज़्म रिलीजन है, एंड एक सेकेंड, हाँ, तो इसकी जो स्टार्ट सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था वो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। अब जो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, बहुत येलो येलो हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, ओके। सो सबसे पहले तो इसकी जो स्टार्ट करी थी वो गुरु नानक देव जी ने करी थी। एंड गुरु नानक देव जी, इन ईयर सिर्फ इनका ही इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, तालवंडी लाहौर में। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो करतारपुर में हुई थी 1539 में, एट करतारपुर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लंगर सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 चीज़ें स्टार्ट करी ताकि अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश हो जाए। वो 3 चीज़ें क्या थी, लंगर, पंगत और संगत, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लंगर, पंगत और संगत, ठीक है। लंगर, हमें पता है कि लंगर का मतलब क्या होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग किसी भी कम्युनिटी के लोगों हम खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। पंगत क्या होता है, पंगत भी एक तरीके से खाना टाइप का होता है। लंगर क्या होता है, कम्युनिटी किचन टाइप की होती है, पंगत में बैठ के खाना खाते हैं। और संगत क्या है कि जैसे कोई भी टॉपिक है या किसी भी चीज़ पर हमें डिसीजन टाइप का लेना है, दैन हम लोग वो संगत एक कम्युनिटी टाइप की बना लेते, ग्रुप टाइप की बना देते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंड संगत वो होती है संगत, ठीक है। तो इन्होंने ही 3 चीज़ स्टार्ट करी थी ताकि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो जाए, दैट इज़ लंगर, पंगत एंड संगत। और इनका जन्म तालवंडी में 1469 में हुआ था, इनकी डेथ करतारपुर में 1539 में हुई थी। ये इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही सबसे पहले सिखिज़्म को इनिशिएट किया था, ठीक है। सेकंड गुरु हमारे यहाँ आते हैं, वो गुरु अंगद देव जी आते हैं, ठीक है। अब इनका जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है एक, जो कि सिख धर्म की इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। जैसे हमारी देवनागरी है वैसे इनकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। एंड इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था एक तरीके से। फिर उसके बाद गुरु अमरदास जी आते हैं। गुरु अमरदास जी थे कि ये अकबर के जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, मतलब अकबर के जिस टाइम पे अकबर थे उसी टाइम पे ये गुरु अमरदास जी थे, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि ये जो थे वो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर हैं। मेरी राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, नोट्स की राइटिंग आपको अच्छी लग रही होगी बिकॉज वो कोई और बनाता है। एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक। और फिर फोर्थ गुरु आते हैं गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अमृतसर की, ये फाउंडर है इन्होंने अमृतसर की खोज करी थी, एक तरीके से फाउंडर ऑफ अमृतसर है। और एक तरीके से 50 बीघा ज़मीन दी थी अकबर ने इनको, ऐसा कहा जाता है गुरु रामदास जी को। एंड देन नेक्स्ट गुरु है हमारे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। गुरु अर्जन देव जी, ये क्या जहांगीर ने इनको एक तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया था, बिल्कुल एकदम मार दिया था जहांगीर ने। अर्जन से अब ऐसे याद कर सकते हैं कि अर्जन में जन आ रहा और जहांगीर में भी जन आ रहा, तो ये जहांगीर ने इनको मारा था, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो स्टार्ट करी थी, गुरु अर्जन देव जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट करी थी, ठीक है। इनको एग्जीक्यूट किसने किया था, जहांगीर ने किया था। फिर नेक्स्ट गुरु है हमारे गुरु हरगोविंद जी। अब ये जो गुरु हरगोविंद जी हैं, इन्होंने एक तरीके से इन्होंने सबसे पहले गुरु जी हैं जो इन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई करना शुरू किया था। और इन्होंने अकाल तख्त, एक तरीके इम्पॉर्टेंट है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट एक अकाल तख्त होता है 1609 में इन्होंने वो एक तरीके से क्रिएट किया था, अकाल तख्त बोलते हैं। 1609 में इन्होंने इनिशिएट किया था या क्रिएट किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु हर राय जी। अब गुरु जो हर राय साहिब हैं ये औरंगज़ेब के कंट्रेरी थे। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि अकबर के कंट्रेरी कौन थे, अकबर के जो
कॉन्ट्रेरी नहीं कंटेम्प्रेरी थे गुरु अमरदास जी, और ये जो थे वो गुरु हर राय जो थे वो औरंगजेब के थे। मतलब ये एक तरीके से औरंगजेब के कॉन्टेम्प्रेरी थे। ठीक है, ऐसे याद करेंगे आप कि औरंगजेब के जो कॉन्टेम्प्रेरी थे वो गुरु हर राय थे, गुरु हर राय साहिब। फिर उसके बाद गुरु हरि कृष्ण जी थे, ये सबसे यंगेस्ट सिख गुरु यही है, गुरु हर कृष्ण साहिब। और ये भी औरंगजेब के टाइम पे ही थे, मतलब ये भी जो थे वो औरंगजेब के टाइम पे ही थे, सबसे यंगेस्ट सिख गुरु थे। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। इनको औरंगजेब नहीं मार दिया था पूरी तरीके से रेड फोर्ट के पास। ठीक, और ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनको औरंगजेब ने मारा था। और जहांगीर ने किसको मारा था? जहाँ में आता, जहाँ अर्जन में भी जा आता है, जहांगीर में भी जा आता है, तो जहांगीर को जहांगीर ने अर्जन देव जी को मारा था। ठीक, तो फिर उसके बाद आता है गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। ठीक है, ये 10th गुरु हैं हमारे, और ये लास्ट सिख गुरु हैं। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और इन्होंने अपने, ठीक है, 5 क जैसे हम लोग बोलते हैं, कड़ा, केश, कचेरा, कपरपाड़ और कंघा। तो ये 5 क होते हैं जो हर सिख के पास आप पाएंगे। तो ये इनका मेजर सिख गुरु थे। तो सबसे पहले गुरु नानक जी, फिर गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था? जैसे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 तालवंडी लाहौर में हुआ था, एंड इन्होंने लंगड़, पंगत और संगत की इंट्रोड्यूस किया था ताकि अनटचेबिलिटी रिमूव हो सके। फिर 1539 में इनकी डेथ हो गई थी करतारपुर पंजाब में। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट गुरु अंगद देव जी, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करी थी। एंड फिर नेक्स्ट आते गुरु अमरदास। अमर में अमर है, अकबर में अर आ रहा है, तो अमर अकबर, ये अमर अकबर एंथनी ऐसे याद कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। एंड देन फिर उसके बाद आता है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी जो थे, उन्होंने एक तरीके से, अकबर ने इनको 500 बीघा, ऐसा कहा जाता है कि 500 बीघा ज़मीन दी थी, एंड इन्होंने अमृतसर की स्थापना या फाउंडेशन स्टोन बिल्ड किया था गुरु रामदास जी ने। फिर उसके बाद गुरु अर्जन देव जी आते हैं। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्टार्ट किया था, और इनको जहांगीर ने मारा था, अर्जन से जहाँ, तो जहांगीर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 6th गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी थे। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मुगलों के खिलाफ लड़ना। इन्होंने अकाल तख्त की भी क्रिएट किया था, जो कि 1609 में। नेक्स्ट गुरु हर राय जी, ये गुरु हर राय जी जो थे वो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। एंड गुरु हर कृष्ण जी भी सबसे यंगेस्ट सिख गुरु थे, और ये भी कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर आते। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ही मार दिया था 1679 में रेड फोर्ट के पास। एंड लास्ट गुरु हमारे जो आते हैं दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह जी। इससे लास्ट सिख गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की भी शुरुआत करी थी। एंड इन्होंने 5 का भी इंट्रोड्यूस करे, दैट इज़ कड़ा, केश, कचेरा, कृपाण एंड कंघा, जो कि हर सिखों के पास आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो इनके इनमें ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुप्त डायनेस्टी हम लोग प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं, सो इसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किससे हुई थी? हालांकि पूछा इसमें शायद नालंदा के बारे में पूछा गया था कि नालंदा किसने एक तरीके से इस्टेब्लिश करी थी। तो नालंदा जो इस्टेब्लिश करी थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने करी थी। एंड इसको जो तबाह कर दिया था वो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने करता, जो कि मोहम्मद गोरी का सेफ था। क्वेश्चन यही था, बट जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी की। तो सबसे पहले स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। उसके बाद उनके बेटे आए थे चंद्रगुप्त वन, जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने एक टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, जिनको हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अभी तक से जितने भी युद्धों में सब जीते थे। इन्होंने अश्व आस्थामेध योजना बनाई थी। एंड वीना प्लेइंग कॉइन, ये कॉइन इनका इंस्क्रिप्ट हुआ था जिसमें इन्होंने वीना बजाते हुए थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे प्रयाग प्रशस्ति आई थी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, जो कि हरिसेन ने बनाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दौरान कहते थे 9 जेम्स थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कालिदास जी भी थे। एंड कालिदास जी की बात करें तो उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ हैं, अभिज्ञानम शकुंतलम,
मालविका अग्निमित्रा, रघुवंशा, कुमार संभवा और मेघदूत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ किताबें जो कालिदास जी ने दी थी, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे एक चाइनीज़ ट्रैवलर आता है, इसका नाम था फाहीन, और इन्होंने ही साका डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था, और इसी के बाद इन्होंने टाइटल लिया था डिस्ट्रॉय करने के बाद, जिसका नाम विक्रमादित्य था। इन्होंने 3 कॉइन्स टाइप के एक तरीके से इंट्रोड्यूस करे थे, सिल्वर कॉपर गोल्ड के, सिल्वर कॉपर गोल्ड, और गोल्ड को दिनार बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट आते कुमारगुप्त। यही क्वेश्चन आया था, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन इन्होंने ही बनाए थे, और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने कर दिया था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने कर दिया था, जो कि मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर उसके बाद जो आते हैं वो स्कंदगुप्त आते हैं। इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया था, जो कि कंस्ट्रक्ट किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, उसको रेनोवेशन का काम इन्होंने किया था। इनसे रिलेटेड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अभी हम लोग ने पढ़ा था, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, जूनागढ़ स्कंदगुप्त। फिर नेक्स्ट जो रूलर आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय, जिन्हें विष्णुगुप्त, जो कि लास्ट रूलर थे। ठीक है, एंड इनके जो कुछ इनके टाइम पीरियड पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कुछ ऐसा था कि क्षेत्र बोलते थे कल्टिवेबल लैंड को, देन खिला बोलते थे वेस्ट लैंड को, वस्तु बोलते थे हैबिटेबल लैंड को, एंड चरगह बोलते थे पैस्चर लैंड को, चरना लाइक पैस्चर चरती हैं, मतलब जो भी शीप हो गया, कैटल हो गए, चरना चारगा। ठीक है, अपहृता बोलते थे फॉरेस्ट लैंड को। ठीक है, और भुक्ति प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते, तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र, खिला, वस्तु, चरगा एंड अपहृता। ठीक है, तो ये है टोटल हमारे गुप्त डायनेस्टी के बारे में, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है अकबर। अकबर भी रिपीटेड टॉपिक है पहले से। ठीक है, तो अकबर के इस पर्टिकुलर मॉक में 2 क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड आए थे, सो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि अकबर क्या था। अकबर का और इनिशियल नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, एंड इनका जो जन्म हुआ था वो 1542 अमरकोट में हुआ था। ठीक, और फिर उसके बाद तो इन्हें सबसे पहले तो इनके इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने 1556 में सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध किया था, जो कि मुगल वर्सेस हेमू था, एंड हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि इन्होंने जो कुछ चीज़ें अबॉलिश करी थी, जैसे स्लेवरी 1562 में, फिर उसके बाद अगले ही साल उन्होंने सती सिस्टम अबॉलिश कर दिया था, फिर पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया था एंड जजिया टैक्स अबॉलिश किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अकबर ने अबॉलिश करी थी। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था अमरकोट में 1942 में। फिर उन्होंने एक युद्ध लड़ा 56 में, बैटल ऑफ पानीपत, मुगलों हेमू के बीच में, जिसमें मुगलों की जीत हुई और हेमू की हार हुई। अकबर ने 4 तरीके की मेजर चीज़ें अबॉलिश करी, जैसे स्लेवरी, सती सिस्टम, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया टैक्स। ठीक है, इन्होंने क्या बिल्ड किया था, आगरा फोर्ट बिल्ड किया था, इलाहाबाद फोर्ट बिल्ड किया था, लाहौर फोर्ट बिल्ड किया था। ठीक, एंड देन उसके बाद उनके टाइम पे एक्चुअली बेसिकली 1560 से 62 के बीच में एक तरीके से ये रूल महामंगा एक तरीके से थी। आपने अगर अकबर एक सीरियल अभी आता था GTV पे, अगर आपने वो देखा हो तो उसमें महामंगा एक टाइप की एक थी, उन्होंने एक तरीके से रूल किया था। ठीक है, 2 साल तक। फिर उसके बाद अकबर तो अपने आप ही आ गए थे। फिर 1972 में इन्होंने गुजरात मिशन लेड किया था, एंड उसी के बाद इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। ठीक है, फिर पंचमहल, जोधाबाईज़ पैलेस, शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब, दीवाने खास, दीवाने आम, ये कुछ इनकी एक तरीके से इन्होंने कुछ आर्किटेक्चर टाइप का था जो उन्होंने बनाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में जब गुजरात मिशन से जीत गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया, देन पंचमहल, जोधाबाई का पैलेस, देन शेख सलीम चिश्ती टॉम्ब, देन दीवाने खास एंड दीवाने आम। ठीक, फिर 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनाया था। ओके, देन 1576 में फिर एक अलग युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हल्दीगाड़ी, जो कि महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह था, जिसमें से महाराणा प्रताप जी की हार हो गई थी, जो कि मेवाड़ के रूलर थे, और मान सिंह जी की जीत हो गई थी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ 1582 में क्या हुआ था, दीन इलाही अडॉप्ट किया था, दीन इलाही लाए थे, जो कि बीरबल ने अडॉप्ट किया था। इन्हीं के क्या थे, इनके 9 रत्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनके जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे। तो अबू फजल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अबू फजल थे, एंड इन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई थी। एंसेस्टर, सबसे पहला पार्ट एंसेस्टर था, दूसरा पार्ट इनका रूल, इन्होंने रूल कैसे कब से कब किया और कैसे कैसे किया, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन इनका आखिरी पार्ट था। एंसेस्टर, रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एन अकबरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अबू फजल ने ही लिखी थी अकबरनामा। देन उसके बाद इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो फैजी थे। देन फैज़ी जो थे वो फ़र्जी के एजुकेशन नहीं करना, तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। देन
फ़कीर जो थे, फ़कीर रजाउद्दीन, तो रिलीजियस, अब रिलीजन क्या होता है, अब रिलीजन मुस्लिम्स में क्या होता है, फ़कीर इज़ रिलीजियस पीपल से रिलेटेड होता है, तो आप फ़कीर इज़ रिलीजियस पर्सन, तो आप फ़कीर इज़ रिलीजियस मिनिस्टर बोलते हैं। तानसेन को हम सब जानते हैं, तानसेन वॉज रिलेटेड टू समथिंग म्यूज़िक, कल्चर एंड ऑल, तो इसलिए तानसेन को कल्चर मिनिस्टर थे, और इनका असली नाम जो था वो रामतनु पांडे था, बाद में इनका नाम तानसेन पड़ गया। एंड देन बीरबल, बीरबल वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर, एंड इनका जो असली नाम था वो महेश दास था, ठीक। देन तोडरमल, तोडरमल जो थे, मतलब मल से आप जानते थे माल, माल कैसे होगा, फाइनेंस में माल, हम लोग पैसा वैसा होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो तोडरमल थे, ठीक है। और इसी इनका एक जब्ती सिस्टम था, तोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं, ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो तोडरमल ने के टाइम मल ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। दीवाने अशरत है जो कि टाइटल इनको टाइटल दिया गया था दीवाने अशरत का 1582 में, 1582 में टाइटल दिया गया था दीवाने अशरत का। फिर आते हैं राजा मान सिंह जो कि मुग़ल आर्मी के चीफ़ हैं, एंड ये जो थे वो राजा भारमल के ग्रैंडसन, एक तरीके से राजा भारमल के ग्रैंडसन थे, ठीक। तो राजा मान सिंह जो थे वो चीफ़ ऑफ मुग़ल आर्मी थे, और इन्होंने ही तो हराया था महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है। फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। बाबरनामा, इन्होंने ही बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था टर्किश से पर्शियन में, टर्किश में थी, पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फिर मुल्ला दो प्याजा, ये होम अफेयर्स होते हैं, प्याज हम लोग घर में यूज़ करते तो होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ नवरत्न से, अबुल फजल प्राइम मिनिस्टर, फैज़ी एजुकेशन, फ़कीर रिलीजियस, तानसेन कल्चर, बीरबल फॉरेन, तोडरमल फाइनेंस, राजा मान सिंह चीफ ऑफ मुग़ल आर्मी, देन अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस, एंड मुल्ला दो प्याजा होम अफेयर्स, ठीक है। इनके टाइम पे कुछ फेमस पेंटर्स थे जिनका नाम कुछ ये था कि अब्दुस समाद और दशवंत, ये पूछ लेता है कि इन फेमस जो पेंटर्स हैं अब्दुस समाद और दशवंत, ये किन के रेन में थे, तो अकबर के रेन में थे, ठीक है। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, हाँ, और सबसे इसको बाद में करने से पहले एक तकवी टर्म यूज्ड फॉर लोन्स गिवन टू फार्मर, उसको बोलते थे तकवी, ठीक है। इनके जो स्कॉलर्स थे, मतलब इनके टाइम पे जो स्कॉलर कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे वो रामदास, सूरदास और तुलसीदास थे, अकबर के ही टाइम पे, ठीक है। इनका जो टॉम्ब था वो सिकंदरा आगरा में है, जो जहांगीर ने इनको कंप्लीट किया गया था, मतलब इनका जो मकबरा है वो आगरा में, सिकंदरा आगरा में है, और कंप्लीट किसने किया था, जहांगीर ने किया था। तो ये था पूरा अकबर का एक तरीके से जिस्ट, ठीक है। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 31 दिसंबर 1600 में आई थी, और उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन थी लंदन में, ठीक। तो दिस वाज अकबर। तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, एंड बस इतना ही है इस एनालिसिस में, और कुछ बहुत रिपीटेड टॉपिक्स भी थे, आप पिछले एनालिसिस से भी आप कवर कर सकते हैं उसको, और तो बस इस वीडियो में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड थोड़ा सा लंबा हो गया तो बिकॉज थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था, जैसे अकबर हो गया, गुप्ता भी डायनेस्टी थी, एंड तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, और आप नेक्स्ट एनालिसिस में भी ट्यून रहेंगे, और नेक्स्ट एनालिसिस आपको वी विल होप कि आपको जल्द से जल्द एनालिसिस मिल जाए, सो दैट आपको भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और इसकी जो PDF है वो हम पेड ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप है उसमें मैं अपलोड कर देंगे, तो जिनको भी चाहिए होगी, तो अगर वो उस ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो यूज़र ID में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको टेक्स्ट करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।